हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल भी नई टॉपिक पे। ये टॉपिक अपनी केमिस्ट्री के सेक्शन में आती है। एक्चुअली में ये केमिस्ट्री के सेक्शन में इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में आती है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में आती हैं, ठीक है। यानी हम लोग इधर कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है। क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करना है भाई? क्योंकि ये केमिस्ट्री का सेक्शन है तो हम लोग किस चीज़ की एनालिसिस करेंगे? कंपाउंड्स की एनालिसिस करेंगे। किस तरह की? कंपाउंड्स की एनालिसिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनी दो वर्ड से निकली है। एक्चुअली में ये लैटिन वर्ड से निकली हुई है। तो लैटिन वर्ड हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं इसको, दो पार्ट में तोड़ देते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रो मतलब होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब इमेज, ठीक। और स्कोपी मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। तो एट द एंड हम लोग को क्या मिला? स्पेक्ट्रम और ऑब्जर्वेशन, ठीक। यानी हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, जैसे एक ग्राफ मिलता है हम लोग को किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अलग अलग तरीके के ग्राफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूवी की बात करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं यूवी विजुअल का, ठीक है। अभी इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, बस समझ लीजिए कि आखिर ग्राफ पे ऑब्जर्वेशन मतलब इमेज के ऑब्जर्वेशन से हम लोग कैसे किसी भी कंपाउंड के बारे में जानते हैं। होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड पे रेज गिराते हैं, अब ये किस तरह की रेज हो सकती हैं? गामा रेज होती हैं, अल्फ़ा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं। ये लोग आप लोग जानते होंगे, ठीक है। गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। इन सब ये तरह की रेज हम लोग किसी भी कंपाउंड पे डालते हैं तो वो कंपाउंड या तो उसका एब्जॉर्बेंस करता है, और एब्जॉर्बेंस किसी भी कंपाउंड में होता है। जैसे कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, इस पे हम लोग लाइट डालेंगे। इस पे हम लोग क्या करते हैं? लाइट डाल रहे हैं किसी इंटेंसिटी की, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि आखिर ग्राफ का ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, ठीक। अगर किसी भी कंपाउंड पे हम लोग कोई भी इंसिडेंट रेज डालते हैं तो ये कंपाउंड क्या करता है कि कुछ रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को ट्रांसमिट कर देता है। जो निकल गई इसको हम लोग क्या करेंगे? I0 लिख देते हैं, ठीक है। या आप इसको I0 लिख दीजिए। इंसिडेंट जो आ रही है इनिशियली आ रही है और ये आई हो गई। तो एब्जॉर्बेंस हुआ तो ये ग्राफ हम लोग को क्या होता है? यूवी विजुअल में इस तरह से पीक दे देता है, ठीक। इधर हम लोग का क्या होता है? वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी ये बेसिक चल रहा है, मैं आगे बहुत कुछ बताऊंगा। अभी हम लोग बेसिक्स में क्या समझना चाह रहे हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। और यहाँ पे क्या होता है? लैम्डा मैक्स। लैम्डा क्या होता है अपना? लैम्डा होता है अपना वेवलेंथ। क्या होता है? वेवलेंथ, ठीक। तो हम लोग को क्या हुआ, क्या हुआ इसमें क्या समझना है हम लोग को? इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किस तरह का आया है, उस हिसाब से हम लोग ये पता करते हैं कि ये कंपाउंड में किस तरह का कंपाउंड है। बेसिकली बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं अभी यूवी विजुअल के या किसी भी इंफ्रारेड का ग्राफ अलग तरीके से आता है। तो हम लोग इस पर ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। ये ग्राफ कहाँ दिखाएगा हम लोग को? हम लोग के कॉपी पेन पे तो पेज पे तो दिखाएगा नहीं मैनुअली, ये हम लोग का दिखाता है कंप्यूटर पे, ठीक है। तो अब ये है कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अब ये डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं। हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने से पहले कुछ वेव्स के बारे में जानना चाहिए। वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसे लाइट क्या है अपनी? लाइट क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। अभी
हम लोग इसको पहले भी क्लास 11-12 में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, क्या बता बहुत लोग ना जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में EM वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अभी होता क्या है कि ये अपना y एक्सिस है, ठीक, ये अपना x एक्सिस है AXIS, और एक z एक्सिस भी होता है, ठीक है, सब कोई जानता है। ये अपना क्या है 3D है, 3D डायग्राम है, ठीक। अभी मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इंक कलर अपना ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ओके। देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो तरह की वेव्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक वेव्स और एक मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये अपनी हो गई इलेक्ट्रिक वेव्स, ठीक, और दूसरा मैं ले लेता हूं कलर मैग्नेटिक वेव्स के लिए। अब ये देखो, ये जो अपनी इलेक्ट्रिक वेव्स है वो एक्स वाई, ठीक है, यहाँ ये जो अपना प्लेन है, ये अपना जो प्लेन है ये किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है। कलर थोड़ा हल्का हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कौन सा कलर सही होगा, डार्क कलर, ओके। तो ये अपनी क्या है एक्स और वाई वेव्स, सॉरी एक्स और वाई प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन है ये एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है। ये अपना जो है जो नीचे की तरफ है ये वाई निगेटिव है, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टिल क्या बोलेंगे, ये एक्स और वाई के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। और दूसरा जो होता है वो इसी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये अपनी हो गई इलेक्ट्रिक वेव्स और ये हो गई मैग्नेटिक वेव्स। तो क्या हो गई ये मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, ठीक है, और जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये साइमल्टेनियसली चलती हैं, ठीक है। मतलब जितना इलेक्ट्रिक वेव्स चलेंगी उतनी ही मैग्नेटिक वेव्स चलेंगी, ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब सब कोई जानता होगा, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मतलब जो अपनी वेव्स होती हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही नहीं, उसकी अलग अलग एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके वेवलेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट भी हम लोग निमोनिक्स भी डिस्कस करेंगे, हालांकि वो कुछ खास नहीं है, उसी के पहले नाम से है, तो हम लोग शॉर्टकट लिख लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके वेवलेंथ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, EVM लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यहाँ पे क्या है उसका वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन सी है जिसके बारे में हम लोग को जाना चाहिए, GX, UV, ये V है, UVIMR, ठीक है। G से हो गया गामा रेज, ठीक। X से हो गया एक्स रेज, U से हो गया UV रेज, UV जिसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, या और ये विजिबल को क्या बोलते हैं, V से क्या है विजिबल, ठीक है, विजिबल, BLE। I से हो गया इंफ्रारेड, और M से हो गया मैग्नेटिक। क्या मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक वेव्स। और R से क्या हो गया रेडियो वेव्स। अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग के सिलेबस में है, ठीक है। वैसे तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी वेवलेंथ है, ठीक है, कौन कौन सी वेवलेंथ है अपने में। अभी जहाँ तक मुझे ख्याल आता है हम लोग के सिलेबस में अल्ट्रा वायलेट के बारे में पढ़ना है, विजिबल, एक्चुअली में UV विजिबल UV एक साथ आता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल। और इंफ्रारेड शायद नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक। इंफ्रारेड शायद नहीं है, अगर होगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। और शायद इंफ्रारेड है, ओके, जहाँ तक मुझे याद है आपके सिलेबस में इंफ्रारेड है।
तो जो भी है हम लोग इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसके वेवलेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो अपना गामा रेज है, ठीक है, ये इसका वेवलेंथ लेस देन कितना होता है, लेस देन, देखो ये याद करना पड़ेगा आपको, 0.001 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर में कितना होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। फिर उसमें हम लोग जो क्लास 11-12 में पढ़े हैं कि प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है और प्लैंक ने क्या इक्वेशन दी, वो सब जो है उसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग पहले बेसिक पढ़ते हैं कि आखिर उसकी वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो याद करने वाली चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे याद करने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। लेस देन 0.001 नैनोमीटर, ठीक है, सॉरी माइक्रोमीटर लिखा है मैंने, ये होगा नैनोमीटर, 10⁻⁹ माइक्रोमीटर भी वही होता है, सॉरी, हाँ। तो अभी ये हो गया। और दूसरा वाले का क्या होता है, ये जो एक्सरेज है इसकी 0.01 से 0.1, ठीक है, सॉरी 0.1 नहीं, 10 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। अल्ट्रावायलेट की होती है 200 से 400 नैनोमीटर। अभी इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग इसको 100 के आसपास टू 190 और 80 के आसपास रखते हैं, ठीक है। 180 को भी मानते हैं लोग इंफ्रारेड यूवी के आसपास का, और इसको भी थोड़ा कम ही कम मानते हैं लोग। इसमें भी हमको लगता है 380 के आसपास लोग मानते हैं नैनोमीटर। अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती हैं, लेकिन आपको मोटे मोटे में क्या याद रखना है, ठीक है। अगर एमसीक्यू आएगा तो आपको किस पे लगाना है। देखिए, आपका क्वेश्चन हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको लिखवा दिया 200 से 400 नैनोमीटर, ठीक। अगर आपको एमसीक्यू में मिल जाए कि अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कितनी होती है, वैसे तो नॉर्मली पूछेगा नहीं, काफ़ी आसान चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपसे पूछा कि अल्ट्रावायलेट का रीज़न क्या होना चाहिए, और मैंने यहाँ यहीं मैं लिख देता हूँ नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये अलग से है, दूसरा सेक्शन है, अभी हम लोग वेवलेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। या मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ एक्चुअली में, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि यूवी का वेवलेंथ किस में फॉल, मतलब किस रीजन में फॉल करता है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन होगा किस रीजन में फॉल होता है, तो 100 से 200 नैनोमीटर, या 186 से 340 या 370 मान लेते, 70 पूछ लिया नैनोमीटर। और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ये क्या है अपना ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं 400 से 800 नैनोमीटर, ठीक। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक। अगर बच्चे फिर मेरे से आके ये कंप्लेन करने लगेंगे इस क्वेश्चन के बाद कि सर आपने तो पढ़ाया था कि 200 से 400 नैनोमीटर होता है, ठीक, आपने पढ़ाया था क्या 200 से 400 नैनोमीटर होता है, अभी इसमें 200 से 400 दिया भी नहीं है, तो हमने नन ऑफ द अबव लगाया। अब नन ऑफ द अबव आप लगाए तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको क्या हो गए 0 मार्क्स हो जाएंगे, नेगेटिव मार्क अलग लग जाएगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि नियर वैल्यू क्या है, मतलब आसपास की वैल्यू क्या है, ये है। कई किताबें आसपास, मतलब ये रीज़न एक्चुअली में चेंज होते रहते हैं हर वक्त। इस पे क्या होता है कि अपनी हर वक्त इसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं इस पे कि आखिर ये रीज़न क्या होगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कई किताबें बोलती हैं कि फिंगरप्रिंट का रीज़न इंफ्रारेड में, अगर आपके सिलेबस में इंफ्रारेड होगा, मैं अभी सिलेबस आपका फिर से रीचेक करके आऊँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे सेक्शंस देखने रहते हैं, और पढ़ने में इंफ्रारेड पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता हूँ। और इतना याद रखिएगा, जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे एक ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा भी, मतलब आप पढ़ना चाहें तो किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ के जाएँ तो डायरेक्ट MCQ लगाएं, ठीक है।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, फिर MCQ लगाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताई गई होंगी, इस चैनल पे पहले ही बताई दी गई होंगी। अभी आपको इधर डी ऑप्शन कभी नहीं लगाना है, तो ये घटा दीजिए। इसको भी, ये तो है नहीं क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं, हमने बताया क्या 200 से 400, तो नियर का वैल्यू मतलब आसपास जो वैल्यू है इसके वो क्या होंगी इसकी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि बच्चे ध्यान रखें कि ये सही आंसर क्या है। मैं इसको 3 बार टिक कर देता हूँ। सही आंसर क्या है इसका, ये है, क्योंकि इसके आसपास के रीजन क्या फॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये सेक्शन आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको अगर टू द पॉइंट वैल्यू हो, तो अगर टू द पॉइंट वैल्यू है तो उसको टिक करिए, या जो नियर टू द पॉइंट है, मतलब जो मैंने वैल्यू दी है एग्जैक्ट वैल्यू उसके आसपास भी है तो उसको टिक लगाओ। अगर बहुत दूर है तो नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है तो नन ऑफ द अबव लगाओ। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक। विजुअल का अपना रीजन क्या होता है, विजुअल रेंज का हम लोग का क्या होता है, लैम्डा रेंज विजिबल का होता है 400 से 800 नैनोमीटर, ठीक। ये क्या है, नैनोमीटर है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ एक बार, नैनोमीटर। अभी इंफ्रारेड का क्या रीज़न होता है भाई, देखो इंफ्रारेड एक्चुअली में तीन रीजन में होती है, ठीक है। मैं मैग्नेटिक मिटा दे रहा हूँ, इसके नीचे मैग्नेटिक और रेडियो लिख देते हैं, ठीक है। पहले अभी हम लोग इंफ्रारेड की बात करते हैं। इंफ्रारेड के कितने रीजन में होती है, नियर IR यानी नियर इंफ्रारेड। कलर चेंज कर देते हैं भाई, 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हुइए। देखिए आपके कन्वीनियंस के लिए हम लोग को कितना कुछ करना पड़ता है। इधर देखिए ये होता है अपना नियर IR। क्या होता है नियर IR, ये होता है मिड IR और ये होता है फार IR, ठीक। अभी इन सब के भी अपने अपने क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो अपना वेवलेंथ इसका किस में आएगा, नियर IR का होता है 0.5 से 1 मिनट 0.8 से 2.5 होता है, ठीक है। 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर और नैनोमीटर क्या है, एक ही चीज़ है। और ये देखिए माइनस मत समझिएगा इसको, ठीक है। और इसका क्या होता है 2.5 से, देखो अभी मैं यही चीज़ बताना है मेरे को। कई किताबें क्या बोलती हैं 15 माइक्रोमीटर और कई किताबें क्या बोलती हैं 25 माइक्रोमीटर, ठीक। तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा कि ये क्या है 15 है और 25 माइक्रोमीटर भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे फार IR का रीज़न क्या है, मैंने अभी बताया 15 मानेंगे तो 15 माइक्रोमीटर से शुरू होगा। अगर इसका एंड मानते हैं 15 तो 15 माइक्रोमीटर शुरू होगा। अगर आप इसका एंड 25 माइक्रोमीटर पे मानते हैं वेवलेंथ, तो इसका शुरुआत किससे होगा 25 माइक्रोमीटर से लेकर के कहाँ तक 200, सॉरी ये 8 लिख दिया मैंने, 200 माइक्रोमीटर, ठीक। इतना चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा, अभी हम लोग के पास और दो रेज बची हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं आपको याद होगा तो, एक हो गया अपना माइक्रोवेव और एक हो गया रेडियो वेव, ठीक है। देखो रेडियो वेव जो है अपना, रेडियो वेव किस तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, अपने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में यूज होती है। देखो अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कैसे याद करनी है। जैसे रेडियो है, रेडियो में क्या होता है अपना चुंबक होता है, तो चुंबक होता है तो क्या है ये मैग्नेटिक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में अपनी रेडियो वेव यूज़ होती है। वैसे तो हम लोग आगे जब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो हमको इस शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको इस तरह से याद करते हैं। अगर आप कहीं MCQ लगाने चले तो पता चला, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि रेडियो वेव किस तरह की रेडियो वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती है, तो आप कहेंगे कि मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं, ठीक। तो हो सकता है कि आप में क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि आप में शायद NMR है नहीं, होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन ये अपनी क्या होती है रेडियो वेव NMR में यूज़ होती है। यहाँ मैं एरो लगा दिया हूँ, ठीक है। ये अलग चीज़ है, यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ लिख रहे हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। माइक्रोवेव का रीज़न क्या होता है,
माइक्रोवेव का रीज़न होता है 0.1 से 10 मीटर, सॉरी 1 मीटर, 0.1 से 1 मीटर। और रेडियो वेव का कितना होता है 1 से 10 मीटर, ये होता है 10, ये होता है 10 की पावर 7 मीटर, 10 की पावर 7। इसको सही से लिख देते हैं, जगह नहीं है, 10 की पावर 7 मीटर। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, एक जगह फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ की जब बात करेंगे तब ये वाला चार्ट हम लोग को फिर चाहिए होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दूर लिख दूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत दिक्कत वाला हो रहा होगा आपको। यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 से 1 मीटर, और इसकी कितनी होती है 1 मीटर से 10 की पावर 7 मीटर। अभी इधर हम लोग को एक इक्वेशन की ज़रूरत होगी, मैं इधर शॉर्ट में बता देता हूँ इक्वेशन का नाम, इक्वेशन जो कि प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करना चाहिए लेकिन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। E = hc/λ। देखिए यहाँ लैम्डा है, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को यहीं डिस्कस किया है। अभी लैम्डा यहाँ E से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लैम्डा बढ़ेगा तो E क्या होगा, घटेगा, एनर्जी घटेगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका लग रहा है, गामा रेस का या रेडियो वेव्स का? यहाँ देखिए ध्यान से, ये मीटर में है, ये नैनोमीटर में है। नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है, और मीटर तो मीटर है भाई, मान लीजिए ये 10 नहीं मानते हैं, हाँ चलिए 10 की पावर 7 यानी 1 2 3 4 5 6 तक 7 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 की पावर -9 मीटर बड़ा है या 10 की पावर -7 मीटर बड़ा है? तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है, और ये 10 की पावर -9 मतलब 1/10 की पावर 9, ठीक, मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा है, तो जिसका लैम्डा बड़ा उसका एनर्जी कम, यानी रेडियो वेव की एनर्जी क्या होती है, लोवेस्ट एनर्जी। यहाँ लिख दीजिए लोवेस्ट एनर्जी। देखो भाई मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को धीरे धीरे कोप अप करना है। आप मेरे स्पीड से चलेंगे, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ सीरियल वाइज, आपके लिए फ़ायदा होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है ये, पूरे चार्ट दे दिया याद करने को, ठीक है, ठीक है, मैंने शॉर्टकट भी दिया GXUVIMR, यहाँ लिख लीजिए इसको शॉर्टकट में GXUVIMR। ये अपना UV विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज जो हम लोग की आंखों से दिखता है उसे विजिबल रेंज कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज है ये एक्स रेज जो अपने हड्डियों को, सिर्फ हड्डियों को क्रॉस नहीं करता है, बाकी अपनी मसल को क्रॉस कर सकता है। क्यों क्रॉस कर सकता है अपनी मसल को? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इधर जो है अपनी गामा रेज है, ये सबसे, इसकी क्या होती है, मैक्स एनर्जी होती है, ठीक। अभी हम लोग इसकी बात कर लिए। इस ग्राफ की हम लोग को, इस चार्ट की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी आगे जब हम लोग इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। देखिए ये आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग की जो ये वैल्यूज़ होती हैं, हमेशा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि नियर IR की वैल्यू क्या होगी, बताइए, टिक करिए 1 2 3 4 ऑप्शन में से। तो नियर IR की वैल्यू अगर दिया है 0.8, अगर इसको नियर नहीं करते हैं मिड कर लेते हैं, ठीक है, मिड IR की वैल्यू क्या है 0.8 से 2.5, 2.5 से 15 और 25 से 200, ये सब किस में है, माइक्रोमीटर में। यही मैं आप लोग को क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, ठीक है, नन ऑफ द एबव। मुझे पता है आपको अभी चार्ट नहीं याद है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है कि मिड IR की वैल्यू क्या होती है। मिड IR की वैल्यू क्या होती है 2.5 से 15 माइक्रोमीटर भी हो सकती है और 25 माइक्रोमीटर भी हो सकती है। तो देखिए अगर आपके इक्वेशन में ये 25 भी दिया हुआ है तो भी आप इस पर टिक लगाएंगे। अगर आपके इसमें ऑप्शन में 15 भी दिया हुआ है तो भी आप टिक लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर 2, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस पर सही आंसर दिए होंगे। अच्छा ठीक है, आपने सही आंसर दिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं आपने दिया है सही आंसर तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से
इस चार्ट को पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा GXUVIMR, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग सबसे पहले वेव नंबर के बारे में जानते हैं। वेव नंबर से पहले हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी पढ़ के आए हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है भाई, गामा रेज की, GA, ठीक है। जहाँ मुझे स्पेलिंग नहीं आती मैं ऐसे ही घसीट देता हूँ, गामा रेज, ठीक है। गामा रेज हो गया, इसकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और लोवेस्ट किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, ठीक है, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी होती है। तो हम लोग आखिर इसको बताते कैसे, देखिए भाई हम लोग के प्लैंक भाई जो थे, प्लैंक भैया जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये एक स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने एक फोटोन की, किस चीज़ की, एक फोटोन की एनर्जी निकाली। वो एनर्जी क्या थी, E=hc/λ। ये क्या है, हमेशा याद रखिएगा, किसकी है ये, एक फोटोन की, क्योंकि हम लोग को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम देगा, ठीक है। ये क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है। अगर मैं बोलूं कि आप 100 फोटोन की एनर्जी निकालिए तो क्या करेंगे, E=100 × hc/λ। अगर आपसे बोला जाए कि आप 10 की निकालिए तो E=10 × hc/λ। तो आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, Nhc/λ। यहाँ n मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक। यहाँ मैं लिख देता हूँ सही से, ये इसी क्वेश्चन को यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको साफ सुथरा कर देते हैं, E=Nhc/λ। अब इधर ध्यान देने वाली बात है कि n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक। h का मतलब क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। देखिए अभी मैं इसकी वैल्यू आपको सेंटीमीटर में बताता हूँ, फिर बाद में इसकी वैल्यू हम लोग मीटर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीटर में इसकी ये जो h की वैल्यू है अर्ग पर सेकंड में बताता हूँ फिलहाल में, फिर इसको बाद में हम लोग क्या करेंगे, जूल पर सेकंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग इसको पहले CGS में बात करते हैं इसकी वैल्यू को, क्योंकि हम लोग अभी कन्वर्जन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी CGS यूनिट बात कर लेते हैं। 6.626 × 10⁻27 लिखना है तो यही लिख लीजिए। ये अपनी अर्ग, इसको मिटा देते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। इसकी वैल्यू हो गई अर्ग पर सेकंड में, ठीक। अगर इसी की वैल्यू mkg में, mkg मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, mkgs मतलब मास आपका किस में होगा, kg में होगा, ठीक है। kgs मास आपका किस में होगा, kg में होगा, और ये अपना सेकंड में होगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो है, दूसरी वैल्यू जूल में 6.26 × 10⁻⁻, ये अपना जो है 7 से इसको 10⁻7 और हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी इसका कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे इसको 34 लिख लेते हैं पहले, 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अभी इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं कि आगे इसकी 10⁻37 कैसे हो गई। देखो भाई, एक अर्ग को अगर बदलना है जूल में, वैसे तो जूल को अर्ग में बदल सकते हैं, वो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 1 जूल, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, ठीक है, बड़ी यूनिट है। तो 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻7 अर्ग, ठीक। अभी यानी एक अर्ग की वैल्यू कितनी हुई, ये यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/10⁻7, यानी एक अर्ग की वैल्यू यहाँ लिखते हैं साफ साफ, एक अर्ग की वैल्यू कितनी हुई, 10⁻7। ये क्या है, 10⁻7 जूल है, तो 10⁻7 जूल, यानी एक अर्ग की वैल्यू 10⁻7 जूल है। तो देखिए यहाँ पे
हम लोग को 6.626 इंटू 10⁻⁻27 दिया हुआ है अर्ग पर सेकंड में। ठीक, तो अर्ग पर सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ अर्ग लिख लीजिए, यहाँ पर सेकंड। अभी अर्ग को हम लोग को किस में बदलना है, जूल में। तो 1 जूल में कितना होता है, 1 जूल में कितना होता है 10⁻⁷ 10⁻7 अर्ग होता है। तो एक अर्ग में कितना हुआ 10⁻⁷। तो इसको 10⁻⁷ किससे कर देंगे, जूल से, 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, जूल में। ठीक, और सेकंड को तो हम लोग को किसी में बदलना नहीं है। तो 10⁻⁷, 7 इसमें जोड़ेंगे 27 में तो कितना आएगा -34। अभी कन्वर्जन आपको घबराना नहीं है, कन्वर्जन हम लोग फिर से बात करेंगे इस पर। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप कोई बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा तो हम लोग इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पहले ही बता दिया आपको, कोई बात नहीं। आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए फ़िलहाल के लिए कि आखिर जूल में क्या होगी इसकी वैल्यू और इसकी जूल की वैल्यू क्या होगी और अर्ग की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आगे हम लोग, अच्छा अब बाकी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सी क्या होता है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में हम लोग इसको नापते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर हम लोग मीटर्स पर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो हम लोग बड़ी यूनिट की हमेशा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये मीटर है तो हमेशा जूल वाली यूनिट लेंगे। अगर ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में वैल्यू कितनी होगी 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर ये सेंटीमीटर में वैल्यू है तो आपको अर्ग वाली वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, यानी मैं 10⁻⁻27 वाली वैल्यू लेनी होगी। ठीक, और अपना लैम्डा हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसकी यूनिट हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में लेंगे। तो अभी आगे आने वाले समय में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, hc/λ में कि आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। आपको लैम्डा दे देगा, किसका, गामा रेज का दे देगा, एक्स रेज का दे देगा, यूवी रेज का दे देगा, विजिबल रेज का दे देगा, किसी का भी दे देगा जो हम लोग अभी चार्ट से पढ़ें, या डायरेक्टली पूछ देगा कि यूवी रेज की कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम लोग उसको निकालेंगे कैसे, इतनी सारी वैल्यू याद करने से क्या मतलब है। आप हमारे यहाँ आए हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो हम आपको कोई मतलब ऐसा ट्रिक चाहिए जिसमें आपका टाइम भी सेव हो। ठीक है, और आप एक्यूरेटली क्वेश्चन भी कर जाएं। तो हम लोग को एनर्जी जब भी निकालना है, ठीक है, तो आप एनर्जी हमेशा किस में निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं, जूल में निकाल सकते हैं और अर्ग में निकाल सकते हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए, जूल और अर्ग। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आपको निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको निकालना है तो हमेशा आप H, क्योंकि H अपना क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, C भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ क्या बदलेगा नहीं, सिर्फ लैम्डा नहीं बदलेगा, लैम्डा आपको हमेशा इसमें रखना है। तो Hc की वैल्यू हम लोग अगर रखते हैं, ये अपना क्या है, एंगस्ट्रॉन, TROM। ठीक है, तो Hc की वैल्यू रख के निकल क्या आती है 12400 अपॉन में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10⁻10 ये मीटर है। ठीक है, मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ। तो ये 1240 अपॉन में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन, वैल्यू किस में आएगी हमेशा एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अगर आपको यही चीज़ एनर्जी जूल में या जूल में निकालनी है, ठीक है, तो H की वैल्यू हम लोग जूल में जानते हैं कितनी होती है। जूल में हम लोग हमेशा H की वैल्यू कितनी रखेंगे, जूल क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो 6.626 इंटू 10⁻34 रखेंगे। C की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 इंटू 10⁸, क्या है ये अपनी, मीटर है, क्या है ये, मीटर पर सेकेंड, और ये किस में है, जूल पर सेकेंड। तो इतना सब आप हमेशा कैलकुलेट करें, इससे बढ़िया आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर लीजिए, 19.9 इंटू 10⁻17। ठीक है, 10⁻17 नहीं, ये 10⁻24 होगा। ठीक है, -24, और ये अपना लैम्डा हमेशा इसमें क्या होगा, क्योंकि हम लोग ये सारी वैल्यू किस में रखे हैं, मीटर में, जूल में, तो ये अपना क्या होगा, मीटर में। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी
जूल में निकालनी है तो डायरेक्ट ये वैल्यू, ये फॉर्मूला लगाइएगा, टेंशन मत लीजिए, आगे हम लोग अभी इसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो अभी इधर एनर्जी आपको किस में निकालनी है, ये अपनी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, जूल हो गया, अर्ग में निकालनी है। अर्ग में निकालनी है तो क्या, एच की वैल्यू किस में रखें, 6.626 इंटू 10⁻24 इंटू, अब ये किस में रखना है हम लोग को, सेंटीमीटर में रखना है, 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये जो अपना लैम्डा है ये किस में रखना है, देखिए यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये अपना क्या है, मीटर, यहाँ लैम्डा किस में होगा, सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सारी वैल्यू किस में रख रहे हैं, ये किस में है, ये अपनी किस में है, जूल अर्ग पर सेकंड में है, ये क्या है अपनी अर्ग पर सेकंड में, और ये किस में है अपनी सेकंड में है सर, मीटर पर सेकंड, ठीक। ये सेकंड हटा देना, ये अपनी क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड में है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए वैल्यू यही आएगी, 19.9 इंटू 10⁻24 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 अपॉन में लैम्डा इन सेंटीमीटर, ठीक। ये अपनी वैल्यू किस में आएगी, जूल वाली। इसमें हम लोग क्या, अगर जूल निकालना है तो हमेशा मीटर में रखेंगे, अगर एनर्जी हम लोग को अर्ग में निकालनी है तो हमेशा इसकी लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में रखेंगे, ठीक। इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी रखनी है, मीटर में रखनी है। इसमें लैम्डा की वैल्यू किस में रखनी है, एंगस्ट्रॉम में रखनी है। अभी हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा कुछ खास, लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ मिड IR, ठीक। अब आप ये क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या आपको बोल दिया जाए कि ऑप्शन दे दिया जाए कि इसमें से कौन सी कितनी एनर्जी है मिड IR की इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ऑप्शन दिया हो, ठीक है, A B C D, ये सारे वैल्यू किस में दी हुई है आंसर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तब आपके दिमाग में कौन सा इक्वेशन आना चाहिए, 12400 अपॉन में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, किस में, एंगस्ट्रॉन में। तो अब इधर हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग की मिड IR की वैल्यू कितनी थी, मिड IR की वैल्यू कितनी थी, 2.5 से 15 माइक्रोमीटर, ठीक, या 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी अपर लिमिट की बात करें, जो अपर लिमिट क्या है, 2.5 थी, 2.5 थी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या थी अपनी, लोअर, ठीक है, ये अपनी लोअर लिमिट है 2.5 से 25 या 15 माइक्रोमीटर। अभी हम लोग को यहाँ पे कन्वर्जन की ज़रूरत है। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में पूछा या किसी में पूछा तो पहले सबसे हम लोग को कन्वर्जन आना चाहिए। ध्यान से यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन पहले लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। आपको अगर 1 मीटर में पूछे कि कितना सेंटीमीटर होता है तो ये तो आप पहले ही बता देंगे कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसी का उल्टा लिखा जाए, पहले सारी वैल्यूज़ को मीटर में लिख लेते हैं, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में कितना हुआ, 10⁻², क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। इसी को जो है हम लोग इक्वेशन में इधर उधर करेंगे तो 1/10⁻² हो जाएगा, अरे 10⁻² हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, माइनस नहीं है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻²। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, 10⁻² मीटर, ठीक। अभी हम लोग जब इसमें 1 सेंटीमीटर की बात कर दिए, ये पहला है। अभी दूसरा क्या है, आपको सेंटीमीटर, मिलीमीटर को हमेशा मीटर में बदलना है। सारे को ध्यान से दीजिएगा कि हम लोग मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10⁻³ होता है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप चल रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़े से छोटे, ये वाला हम लोग क्या है, बड़े से छोटा जा रहे हैं और ये छोटे से बड़ा जा रहे हैं। तो छोटे से बड़े में हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है, पावर नेगेटिव में आती है एक्चुअली, ठीक है। इतना हम लोग शॉर्टकट में याद कर लेते हैं, तो इतना हम लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको यहाँ से वहाँ भेजने की, ठीक है। ये अपना हो गया मिलीमीटर। अभी नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में क्या होता है, इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब 10⁻³ माइक्रोन कितना होता है, माइक्रोन 10⁻³ और सॉरी माइक्रोन की वैल्यू होगी, चलिए ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नैनोमीटर को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। 1 मीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर होता है,
ठीक है, और माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ होता है, तो -3 -6 कितना हुआ, -9, जिसको हम लोग नैनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इतना सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि नैनोमीटर अपना माइक्रोमीटर भी कहलाता है। ठीक है, तो 10⁻⁹ क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा कि जो हम लोग की वैल्यू आ रही है राइट साइड में वो क्या है, मीटर में आ रही है। चौथी वैल्यू क्या है अपनी, नैनोमीटर से हम लोग को एंगस्ट्रॉम, जो कि अभी हम लोग को इस इक्वेशन में ज़रूरत है। एक एंगस्ट्रॉन में कितनी वैल्यू होती है, एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर, ये हम लोग जानते थे। पांचवा क्या है, पांचवा वैल्यू लिख लीजिए पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में कितना होना चाहिए, 10⁻12 मीटर। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको लैम्डा हमेशा हम लोग का किस में दिया हुआ है, माइक्रोमीटर में दिया है। ध्यान से देखिएगा, अपर लिमिट इसकी क्या है, 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक, अभी माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁹ होता है। ठीक है, 10⁻⁹ होता है 2.5। ठीक है, एक माइक्रोमीटर में कितना होता है, एक माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ क्या है, 10⁻⁹ मीटर है। लेकिन हम लोग को मीटर में वैल्यू नहीं चाहिए, कन्वर्जन हम लोग को मीटर में नहीं चाहिए, एंगस्ट्रॉम में चाहिए। ठीक, अभी हम लोग एंगस्ट्रॉन में वाली बात लिख लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको माइक्रोमीटर अगर दिया है, ठीक है, माइक्रोमीटर दिया है, उसको आप मीटर में बदल सकते हैं, ये आपके दिमाग में है। ठीक, इसमें आपको माइनस और ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है, ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपको पूरा होल स्टेप से नहीं ले जा रहा हूँ कि आप पहले मीटर में बदलिए, मीटर को फिर हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना, पहले उसको -9 माइक्रोमीटर में बदलिए, फिर माइक्रोमीटर से हम लोग जानते हैं एंगस्ट्रॉन में जाएंगे, तो इस तरह से होगा, उस तरह होगा। बच्चों वाली चीज़ हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली यहाँ शॉर्टकट याद कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत है। यहाँ क्या करेंगे, माइनस वैल्यू लिख लेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे -10, ये किसकी वैल्यू है, एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, माइक्रोमीटर है, क्योंकि हम लोग माइक्रोमीटर से किस में जा रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में जा रहे हैं, इसलिए पहले माइक्रोमीटर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस, फिर जो एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू है वो लिखेंगे। एंगस्ट्रॉम में भी आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुई, -9 + 10, कितनी वैल्यू आई, 10 की पावर, इसको पहले 1 लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो 10 की पावर कितनी आई, 1। यानी हम लोग एक माइक्रोमीटर को, ये 10 की पावर 1 क्या है, एंगस्ट्रॉम में आई। ठीक, 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम आई। अब 1 माइक्रोमीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम में बदलें तो उसको हमेशा क्या लिखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम, इसको साफ सुथरा लिख दूँ मैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 माइक्रोमीटर के कितना हुआ, 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कन्वर्जन हम लोग एक तो जान गए। ये वाला चार्ट हमेशा याद रखिएगा जो अपने राइट साइड में लिखा हुआ है। अभी हम लोग डायरेक्टली ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, तब तक मैं हम लोग इस बोर्ड को साफ़ करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या हम लोग एक नई स्लाइड ही ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग को किसकी जो है वैल्यू निकालनी है, हम लोग किसकी वैल्यू निकालनी है, हम लोग भूलेंगे नहीं किसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, न्यू स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे ले लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है अपना कि IR का रीजन का कौन सा, मिड का हम लोग को वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग लैम्डा किस में रखेंगे, एंगस्ट्रॉम में। अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, E = 12400 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू किस में है, एंगस्ट्रॉम में। अभी इसी में 12400 अपॉन में डिवाइडेड हम लोग अभी क्या निकाले हैं, 2.5 माइक्रोमीटर है, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो 2.5 × 10 की पावर 1 जो अभी निकाले हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर में अभी हम लोग कन्वर्जन किए हैं, भूलेंगे नहीं, 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अभी यही इसमें किस में बदल गया, ये एंगस्ट्रॉम में बदल गया। ठीक, तो इसके अपॉन में क्या लिखेंगे वैल्यू, 2.5 × 10 की पावर 1 यानी 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12400 अपॉन में 25।
इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 25, पॉइंट हट जाएगा। अभी इसको हम लोग और शॉर्टकट बना सकते हैं 1 2 5, ये मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटू 100 अपॉन में 25, इसको 4 से काट दिया, 124 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, एक 9, 4 1 जा 4, 496 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है अपना, ये क्या है अपना एनर्जी है, किस में आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या मैंने बोला था, अगर हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम में निकाल रहे हैं तो ये अपनी वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कहीं मैं कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 4 4 जा 16 1, 4 2 जा 8 9, 4 1 जा 4, 496 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसी तरह आपको अगर जूल में ऑप्शन दिया हो तो आप जूल में ऑप्शन दिया होगा तो कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, 19.9 अपॉन में लैम्डा। ये याद रखिएगा कि जूल अपनी क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो हमेशा जो जूल से कन्वर्जन होता है, ठीक है, वो इसमें भी बड़ी वैल्यू, देखिए ध्यान रखिएगा, इसको वैसे तो छोटी वैल्यू बोलते हैं क्योंकि ये माइनस में है, लेकिन अब शॉर्टकट में याद करने के लिए आप क्या याद रखिएगा कि जो जूल है वो बड़ा है, तो बड़ा है तो ये भी अपना 24 होगा, -17 की जगह क्या होगा 24 होगा, ठीक है। ये मत कर देना कि +24 होगा बड़ा, ठीक है। बड़े में आप ये वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये सच में छोटा वैल्यू है। अब इसी में आप लैम्डा की वैल्यू किस में रखेंगे, मीटर में रख लीजिएगा। अभी हम लोग मीटर में चेंज करना जानते हैं। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 की पावर 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर। इसी वैल्यू को अपने जो है क्या करना है, इक्वेशन में रखना है। कैसे रखेंगे, 2.5 माइक्रोमीटर है, इसको बदलना है मीटर में, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। इसी को इसी इक्वेशन में रख दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन में लगा दीजिएगा। अभी इतना सिंपल इक्वेशन करने के बाद भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपको सच बता रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आगे वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, आने वाले लेक्चर में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली बात तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक एनर्जी होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है। वो एनर्जी लैम्डा डिपेंडेंट होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है, और यहाँ सिर्फ लैम्डा क्या है, बदल रहा है हर सारी एनर्जी के लिए। वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट और एच की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम लोग सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, ठीक है। और दूसरा किसके लिए किया था हम लोगों ने, जूल के लिए किया था, और तीसरा किसके लिए किया था, अपना अर्ग के लिए किया था, जूल और अर्ग के लिए। अर्ग के लिए होगा तो 10 की पावर -17, 19.9, जो कि हम लोग यहाँ लिखे थे। अभी मैंने यहाँ स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको। ये अपनी वैल्यू किसकी है, ये अपनी वैल्यू जूल की है। 24 है तो हमेशा याद रखिएगा जूल बड़ा होता है, तो जूल के लिए बड़ा है तो 24, और ये अपना 17 है। अर्ग छोटा है तो ये अपना क्या है 17 है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा अर्ग लेंगे तो इसको 17, इसको सेंटीमीटर में लेंगे, और अगर जूल लेंगे तो इसको किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। आप इस इक्वेशन को अच्छे से ले लीजिए, कहीं रख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, और फिर इसी पे बेसिस पे अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको लगाइए। आने वाले क्वेश्चन, आने वाले हम लोग स्लाइड्स में, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, और हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। पहले सबसे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको यूवी वेव्स के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो के आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस चैनल। धन्यवाद।